मेरे मालिक मुझे अपने साथ एक समझौता करने के बदले 2 करोड़ रुपए देने को तैयार थे और मैं शादीशुदा थी। लेकिन 2 करोड़ रुपए का नाम सुनकर मेरी नीयत सच में डगमगा गई थी। बात सिर्फ एक रात की नहीं बल्कि एक बड़े फैसले की थी। फिर भी उस रकम ने मेरे दिमाग को उलझा दिया था। मैंने उनसे कुछ दिनों की मोहलत मांगी क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतना बड़ा फैसला कैसे लूं। मैं सोच रही थी कि इतने पैसे तो मैं पूरी जिंदगी मेहनत करके भी शायद नहीं कमा पाऊंगी, इसलिए मेरा मन बार बार लालच की तरफ जा रहा था। जिस रात उन्होंने मुझे यह प्रस्ताव दिया उस रात मैं अपने छोटे से घर में लेटी हुई थी, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। आंखें बंद करते तो नोटों की घड़ियां नजर आती और आंखें खोलती तो हमारे कमरे की टूटी दीवारें और धीमे चलने वाला पंखा दिखाई देता, जो आज भी कर रहा था। मैं एकदम उठकर बैठ गई। मेरे पास ही मेरे पति गहरी नींद में सो रहे थे। दिन भर की मेहनत के बाद उन्हें चैन की नींद आ जाती थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आत्मा बेचैन हो गई हो। हमारे घर की हर चीज़ में मुझे कमी नजर आने लगी थी। रसोई के खाली डिब्बे, पुराना फर्नीचर और तंग जगह, सब कुछ जैसे ही मुझे चुभने लगा था। मेरे पास सिर्फ 4 दिन का समय था। फैसला करने के लिए दिमाग में बस यही चल रहा था कि क्या करूं, क्या नहीं। 2 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं थी, खासकर हमारे जैसे लोगों के लिए। तो यह पूरी ज़िंदगी बदल देने वाली रकम थी, लेकिन उसके बदले जो मांगा गया था वह भी कोई छोटी बात नहीं थी। मैं एक शादीशुदा औरत थी और अपने पति से प्यार करती थी। पहले तो मैंने साफ मना कर दिया था, लेकिन अगले ही पल अपनी गरीबी याद आ गई। कई सालों से हम दोनों संघर्ष कर रहे थे, कभी किराए की चिंता, कभी राशन की चिंता। 4 दिन बीत गए लेकिन मैं तय नहीं कर पाई कि मुझे क्या करना है। आखिरकार मैंने मालिक से फिर बात की और 2 दिन की और मोहलत मांगी। वह मान गए, लेकिन उन 2 दिनों में मेरे अंदर का संघर्ष खत्म नहीं हुआ। आखिर जब उन्होंने दोबारा पूछा तो न जाने क्यों मैंने हाँ में सिर हिला दिया और घर लौट आई। पैसों का लालच मेरे फैसले पर भारी पड़ गया था। अभी तक मैंने अपने पति से कुछ नहीं कहा था। समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे बताऊं, लेकिन मन ही में यह भी था कि किसी तरह उन्हें मना लूंगी। मुझे लग रहा था अगर एक बार यह पैसा आ गया तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। यह सब तब शुरू हुआ जब मैंने अपने पति की मदद के लिए नौकरी शुरू की थी। कंपनी में मैं सुपरवाइजर थी। वहाँ और भी कई औरतें काम करती थी, लेकिन मालिक का व्यवहार मेरे प्रति अलग था। वह हमेशा मुझसे नरमी से बात करते थे, जबकि दूसरों पर कभी कभी गुस्सा भी कर देते थे। मुझे नौकरी करते हुए सिर्फ 8 महीने हुए थे, लेकिन मेरी तनख्वाह बढ़ा दी गई और बोनस भी मिला। यह बात बाकी कर्मचारियों को खटकने लगी। अक्सर कुछ औरतें ताना मारती कि हम 2 साल हो गए, तनख्वाह मुश्किल से बढ़ती है और तुम्हें कुछ ही महीनों में इतना फ़ायदा कैसे मिल गया। कोई कहता मालिक तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती से प्रभावित है। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं उन्हें डांट देती थी कि अपनी जुबान संभालो, मैं वही काम करती हूँ जो तुम सब करती हो। अगर मालिक खुश है तो उसमें मेरा क्या दोष है। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि बहस हो गई। तभी मालिक वहाँ आ गए और उन्होंने सबको डांटते हुए कहा कि यह कंपनी उनकी है और वे जिसे चाहे वेतन बढ़ाएं। किसी को समस्या है तो नौकरी छोड़ सकता है। उस दिन मुझे लगा कि वे सच में मेरे पक्ष में हैं और अच्छे इंसान हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे कुछ और ही सोच छिपी है। कुछ दिनों बाद एक शाम उन्होंने कहा कि काम खत्म होने के बाद उनके कैबिन में आना, उन्हें ज़रूरी बात करनी है। जब सब कर्मचारी चले गए तो मैं उनके कैबिन में गई। वहाँ सिर्फ हम दोनों थे। वे शांत बैठे थे और मुझे ध्यान से देख रहे थे। उनकी नज़रें मुझे ऐसेज कर रही थी। फिर उन्होंने कहा कि जब भी वे मुझे देखते हैं तो उनका मन खुश हो जाता है। उनकी बात सुनकर मैं घबरा गई। मैंने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ और मुझे घर जाना है। ये सुनकर वह कुछ पल चुप रहे। फिर मेरे पति के बारे में पूछने लगे। मैंने अपने आर्थिक स्थिति के बारे में बताया। वह बोले अगर मेरी बात से बुरा लगा हो तो माफ़ कर देना और अगले दिन समय से आना। मैं वहाँ से निकल आई, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर बात की और कहा कि वह संतान सुख से वंचित है। डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और अपना ही खून चाहते हैं। उन्होंने कहा अगर मैं उनकी मदद करूं तो वह मुझे 2 करोड़ रुपये देंगे। डॉक्टर की सहायता से सब कुछ होगा और गर्भावस्था के दौरान मुझे उनके घर रहना होगा ताकि देखभाल हो सके। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तुरंत मना किया, लेकिन उन्होंने सोचने के लिए समय दिया और उस दिन के बाद मेरा मन पूरी तरह अशांत हो गया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि जो प्रस्ताव मुझे मिला है वह मेरी किस्मत बदलने का मौका है या मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की शुरुआत। मैंने कई रातें जाकर बिताई। कभी लगता कि यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा, तो कभी अपने पति का चेहरा आंखों के सामने आ जाता और दिल कांप उठता। आखिर मैंने हिम्मत करके अपने पति से बात करने का फैसला किया। उस रात मैंने उनकी पसंद का खाना बनाया ताकि वे अच्छे मूड में रहें। जब वह काम से लौटे तो खाने की खुशबू से उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन तुरंत ही बोले कितना खर्च क्यों किया, बचतें करनी चाहिए। उनकी ये सादगी और जिम्मेदारी मुझे और अंदर तक तोड़ रही थी। खाना खाते समय मैंने धीरे धीरे पूरी बात उन्हें बता दी। मेरी आवाज़ काँप रही थी और आंखें झुकी हुई थी। वह लंबे समय तक चुप बैठे रहे, जैसे सब दिख खो गए हों। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा कि यह फैसला आसान नहीं है, लेकिन रकम बहुत बड़ी है। अगर सच में सब कुछ डॉक्टर की मदद से होगा और तुम्हें कोई अपमान सहना नहीं पड़ेगा, तो शायद हमें अपने भविष्य के लिए सोचना चाहिए। उनकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन मजबूरी से भी ज़्यादा बड़ी थी। उन्होंने कहा कि वह मुझे रोकना चाहते हैं, लेकिन मेरी
मेहनत और हमारे संघर्ष को देखकर उनका दिल कमज़ोर पड़ रहा है। हम दोनों देर तक बातें करते रहे। आखिर उन्होंने बारी मन से हामी भर दी और कहा कि यह सिर्फ 1 साल की बात होगी, फिर हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगले दिन मैं मालिक के पास गई और उन्हें हाँ कह दिया। इसके बाद सारी प्रक्रिया डॉक्टर के जरिए शुरू हुई। मेडिकल जांचें हुई, कागजी औपचारिकताएं पूरी और कुछ ही समय में मैं गर्भवती हो गई। जिस दिन यह पुष्टि हुई उस दिन मालिक मुझे अपने घर ले गए, क्योंकि तय हुआ था कि गर्भावस्था के दौरान मैं वहीं रहूंगी। उनका घर बहुत बड़ा और सुविधाओं से भरा था। हर चीज़ व्यवस्थित और आरामदायक थी। जो ज़िंदगी मैंने अपने सपने में भी नहीं देखी थी वह अचानक मेरे सामने थी। लेकिन उस आराम में भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। मालिक मेरी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। समय पर दवाइयाँ, फल, जूस, डॉक्टर की नियमित जाँच, सब कुछ व्यवस्थित था। उनकी पत्नी मेरे प्रति औपचारिक व्यवहार करती थी। वह मुझे स्वीकार तो कर रही थी, लेकिन दूरी बनाए रखती थी। शायद उनके लिए भी ऐसी स्थिति आसान नहीं थी। मुझे अपने पति की बहुत याद आती है। हम फ़ोन पर बातें करते तो वे सामान्य बनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी आवाज़ की उदासी छिपती नहीं थी। वे कहते थे कि घर खाली-खाली लगता है और रातें लंबी हो गई हैं। मैं उन्हें समझाती कि ये सब हमारे बेहतर भविष्य के लिए है, बस कुछ महीनों की बात है। लेकिन हर बातचीत के बाद मेरा दिल और भारी हो जाता। समय धीरे-धीरे बीतता गया। मेरी तबीयत का पूरा ध्यान रखा जा रहा था। बाहर से सब कुछ सुरक्षित है और सम्मानजनक था, लेकिन भीतर मैं टूट रही थी। मुझे एहसास होने लगा था कि पैसा चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह मन की शांति नहीं खरीद सकता। 9 महीने जैसे सदियों की तरह बीते। आखिर वह दिन भी आया जब मैंने एक स्वस्थ और सुंदर बेटे को जन्म दिया। मालिक और उनकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनकी आंखों में आंसू थे। वे अपने बच्चे को गोद में लेकर भावुक हो रहे थे। मैं बिस्तर पर लेटी सब देख रही थी। मेरे भीतर अजीब सा खालीपन था। समझौता पूरा हो चुका था। अब मुझे वापस अपने घर जाना था। बच्चे के जन्म के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली तो औपचारिकताएं पूरी की गई। कागजों पर हस्ताक्षर हुए और मैंने उस मासूम को मालिक की गोद में सौंप दिया। उस पल मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल जैसे सीने से बाहर निकल आना चाहता था। मैंने खुद को समझाया कि यही तय हुआ था, यही समझौता था और अब मुझे अपने घर लौट जाना चाहिए। मालिक ने कहा कि चेक तैयार है, लेकिन मैं उस समय इतनी व्याकुल थी कि बिना लिए ही वहाँ से निकल आई। मुझे बस अपने पति के पास पहुँचना था। रास्ते भर दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कता रहा। मन में अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। जब मैं अपने छोटे से घर के दरवाजे पर पहुँची, तो उसे बंद पाया। मैंने कई बार दस्तक दी, आवाज़ दी, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। मैंने फ़ोन मिलाया, पर कॉल नहीं उठा। पड़ोसियों की मदद से दरवाज़ा तोड़ा गया और जो दृश्य सामने था, उसने मेरी दुनिया उजाड़ दी। मेरे पति ज़मीन पर गिरे पड़े थे। कमरे में सन्नाटा था। पंखा धीमे-धीमे घूम रहा था। वही पुराना पंखा जिसकी आवाज़ कभी मुझे चुभती थी। उस दिन वो आवाज़ मेरे कानों में हथौड़े की तरह लग रही थी। मैं उनके पास दौड़ी, उन्हें लाया, पुकारा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने आकर बताया कि दिल का दौरा पड़ा था। शायद लंबे समय से तनाव में थे। ये सुनते मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं फूट-फूट कर रोने लगी। मुझे लगा जैसे मेरी वजह से उनका दिल टूटा और वे ये बोझ सह नहीं पाए। कई दिन तक मैं समझ ही नहीं पाई कि क्या हो गया। रिश्तेदार आए, अंतिम संस्कार हुआ, सब कुछ जैसे धुंध में बीत गया। घर में अब सिर्फ खामोशी थी और पछतावे की गूंज। मैं सोचती रही, क्या सच में यह फैसला सही था? क्या 2 करोड़ रुपए किसी की जान से ज़्यादा कीमती थे? कुछ दिन बाद मुझे याद आया कि मैं चेक लिए बिना ही चली आई थी। लेकिन अब उन पैसों का क्या मतलब था? फिर भी जीवन चलाने के लिए कुछ तो करना था। आखिर मैं मालिक के घर गई, गेट पर खड़ी रही। कुछ देर बाद अंदर से ऐसे की आवाज़ आई। मैंने देखा मालिक अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बगीचे में बैठे थे। वे बच्चे को गोद में लेकर खेल रहे थे। उनकी पत्नी के चेहरे पर संतोष था। वे तीनों एक खुशहाल परिवार की तरह दिख रहे थे। उस दृश्य ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। कुछ देर बाद मालिक की नज़र मुझ पर पड़ी। वे मेरे पास आए और बोले कि तुम चेक लिए बिना ही चली गई थी। ये लो तुम्हारा 2 करोड़ रुपए का चेक। उन्होंने चेक मेरे हाथ में थमा दिया। मैं रो पड़ी और उन्हें बताया कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने कुछ पल चुप रहकर संवेदना जताई, लेकिन उनकी आंखों में वही व्यवहारिक शांति थी, जैसे एक सौदा पूरा हो चुका हो। मैंने कांपते हाथों से वे चेक वापस कर दिया और कहा कि अब इन पैसों के मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रहा। मैंने जो चाहा वह तो खो गया। अगर संभव है तो मुझे कोई काम दे दें ताकि मैं अपना गुजारा कर सकूं। उन्होंने थोड़ी देर से सोचा और कहा कि घर में कुछ काम काज है, अगर चाहो तो यहीं काम कर सकती हो। उस दिन से मैं घर उनके घर काम करने लगी। मैं रोज़ उस बच्चे को देखती जिसे मैंने जन्म दिया था। वह उनके परिवार की खुशियों का केंद्र था और मैं बस दूर खड़ी एक परछाई थी की तरह सब देखती रहती। कभी-कभी वह बच्चा मेरी उँगली पकड़ लेता तो दिल भर आता, लेकिन मुझे अपनी सीमा याद रहती। मैं अपने पति की तस्वीर के सामने बैठकर अक्सर सोचती कि अगर मैंने लालच में आकर यह फैसला न किया होता, तो शायद आज मेरी दुनिया उजड़ी न होती। अब मुझे समझ आया कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और हर बड़ी रकम खुशियाँ नहीं खरीद सकती। मैंने जो किया वह मजबूरी और लालच के बीच लिया गया फैसला था, लेकिन उसके परिणाम ने मुझे जीवन भर का सबक दे दिया। आज भी जब रात को नींद नहीं आती
तो वही सवाल मन में गूंजता है, क्या मैं गलत थी या हालात गलत थे। शायद जवाब कभी न मिले। समय धीरे धीरे बीतने लगा, लेकिन मेरे भीतर का खालीपन कभी नहीं भरा। सुबह से रात तक मैं उसी घर में काम करती रही, जहाँ कभी मेहमान की तरह लाई गई थी, अब एक नौकरानी की तरह रहती थी। मालिक का व्यवहार औपचारिक था, वह मुझे सम्मान से बात करते थे, लेकिन हमारे बीच अब सिर्फ काम का रिश्ता था। उनकी पत्नी भी अब पहले जैसी कठोर नहीं रही। शायद समय ने उन्हें भी शांत कर दिया, फिर भी हमारे बीच एक अनकही दूरी हमेशा बनी रहती थी। घर का हर कोना मुझे मेरी कहानी याद दिलाता था। वह कमरा जहाँ मैं गर्भावस्था के दिनों में रही थी, वह खिड़की जिसे बाहर देखते हुए मैंने अपने पति को याद किया, वह डाइनिंग टेबल जहाँ सब साथ बैठते थे और मैं चुपचाप खाना खाती थी। अब मैं रसोई में खड़ी उनके लिए खाना बनाती और दूर से उन्हें अपने बेटे के साथ खेलते देखती। वह बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो गया था, उसकी मुस्कान में मासूमियत थी और आंखों में चमक। कई बार वह मेरे पास भागकर आ जाता और मेरे दुपट्टे को पकड़ लेता, मुझे आंटी कहकर बुलाता, तो दिल में अजीब सी टिस उठती। मैं उसे सीने से लगाने की इच्छा को दबा लेती, क्योंकि मुझे याद था कि मैंने खुद ही उसे एक समझौते के तहत सौंप दिया था। रात को जब सब सो जाते तो मैं अपने छोटे से कमरे में बैठकर पति की तस्वीर से बात करती, उनसे माफ़ी मांगती और खुद से सवाल करती, क्या सच में मैंने सही सोचा था। मैं ये मानती थी कि मेरा इरादा गलत नहीं था, मैं सिर्फ हमारी ज़िंदगी सुधारना चाहती थी, लेकिन नतीजा इतना भयानक होगा यह कभी नहीं सोचा था। कई बार मालिक ने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो कहीं और नौकरी ढूंढ सकती हूँ, वह मुझे कुछ सिफारिश भी दे देंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँ। उस बच्चे से दूर जाने का साहस भी नहीं था, और उसी घर में रहना भी एक सज़ा जैसा था। मैं दो दुनियाओं में के बीच फंसी हुई थी, एक वह जो मैंने खो दी और एक वह जिसे मैंने जन्म देकर छोड़ दिया। कभी कभी मालिक की पत्नी मुझे देखती तो उनकी आंखों में भी एक अजीब सा भाव होता। शायद वे जानती कि मैं कौन हूँ और क्या महसूस करती हूँ, लेकिन हम दोनों में से किसी ने कभी इस बारे में बात नहीं की। त्योहार आए तो घर सजता, रोशनी होती, हंसी गूंजती और मैं कोने में खड़ी सब देखती रहती, सोचती कि अगर हालत अलग होती तो शायद मेरे घर में भी ऐसी ही रोशनी होती, मेरे पति मेरे साथ होते और हमारा अपना बच्चा हमारे गोद में होता। लेकिन अब सिर्फ यादों और पछतावा। धीरे धीरे मैंने खुद को समझाना शुरू किया कि जीवन किसी एक गलती पर ख़त्म नहीं होता, जो हो गया उसे बदला भी नहीं जा सकता। लेकिन आगे का रास्ता भी बाकी है। मैंने तय किया कि मैं अपनी ज़िंदगी को यूँ पछतावे में नहीं डूबने दूंगी। मैंने थोड़ी बचत शुरू की, मैंने थोड़ी ईमानदारी से काम करती रही, ताकि एक दिन मैं अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी हो सकूँ। मैं पहले वाले निशा नहीं थी, जिसने पैसों के चमकते सपने देखकर फैसला लिया था। अब मैं हर कदम सोच समझ कर रखने लगी। मैंने सीख लिया कि इज्जत और सुकून की कीमत किसी भी रकम से ज़्यादा होती है, और यह भी मजबूरी और लालच के बीच बहुत पतली रेखा होती है, जिसे पार करने का अंजाम कभी कभी ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है। एक दिन मैंने आईने में खुद को देखा तो लगा अब समय आ गया इस घर से और इस अध्याय से आगे बढ़ने का। मैंने मालिक और उनके पत्नी से बात की और कहा कि अब मैं कहीं और काम ढूंढना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि शुभकामनाएं दी। जाते समय मेरी नज़र उस बच्चे पर पड़ी जो अब चलना सीख चुका था। वह मेरी तरफ मुस्कुराया और मासूमियत से हाथ हिलाया। मैंने भी मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और बिना पीछे मुड़े वहां से निकल गई। बाहर की हवा अलग अलग रही थी, जैसे किसी लंबे बोझ से मुक्ति मिली हो। मैंने 2 करोड़ का चेक कभी नहीं लिया, क्योंकि हम समझ चुकी थी कि कुछ कीमतें पैसे से नहीं चुकाई जा सकती। मैंने छोटा सा काम शुरू किया, मेहनत की और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो गई। मेरे पति की याद आज भी मेरे साथ है, और उनकी तस्वीर के सामने मैं यही वादा करती हूँ कि अब कोई फैसला लालच में नहीं लूंगी। मेरी कहानी का सबक बस इतना है कि हालत कितने भी कठिन क्यों ना हो, इंसान को ऐसा रास्ता नहीं चुनना चाहिए जिसमें आत्मसम्मान और अपनों का विश्वास टूट जाए। पैसा जिंदगी आसान बना सकता है, लेकिन सुकून और प्यार नहीं खरीद सकता। यही मेरी कहानी है और यही उसका अंत है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर